अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा, थोड़ा सा एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं। मोशन ये फिजिक्स का आपके क्लास 9 की NCERT फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है और बुक का 8वां चैप्टर है। मोशन, हम लोग डेली एविडेंसेस मिलते हैं हमें कि मोशन यानी हरकत, उर्दू में कह सकते हैं, ठीक है। और जहाँ कहीं भी कुछ, आप लोग माइक बंद कर लें, आसान हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी हमें मोशन के डायरेक्ट एविडेंसेस दिखाई देते हैं कि कोई चीज़ चल रही है, सामने से दिख गई। कभी कभी हमें मोशन के इनडायरेक्ट एविडेंसेस के थ्रू हम पता लगाते हैं, जैसे कि जब पत्तियां हिलती हैं तो हम समझ जाते हैं कि हवा चल रही है, ठीक है। और इसी तरह जब धूल उड़ती है तो धूल का उड़ना इस बात की निशानी है कि हवा चल रही है, ठीक है। अब ये सब चीज़ें इनडायरेक्ट एविडेंसेस हैं। अब हम थोड़ा और आगे मोशन को अस्सलामुअलैकुम। डिस्क्राइब करना। आप लोग चुपचाप माइक बंद कर लें। वालेकुम अस्सलाम। रिकॉर्डिंग चल रही है क्लास की, इसका एहसास रखिए, और वो रिकॉर्डिंग आपके लिए ही है, दोबारा आप सुन सकें। कल इसका टेस्ट होना है इसलिए, ओके। तो मोशन को डिस्क्राइब करने को यहाँ पर कहा है, तो मोशन को कैसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं? मोशन को बताने के लिए, यानी हरकत कैसे हुई उसको बताने के लिए हमें कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट चाहिए जिसके ज़रिए हम कह सकते हैं उसके मुकाबले ये ऐसा हुआ। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझें कि हम मान लें कि किसी का स्कूल उसके गांव के रेलवे स्टेशन के नॉर्थ में 2 किलोमीटर दूर, तो रेलवे स्टेशन रेफरेंस पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। पोजीशन, जिस जगह से किसी चीज को हम पता लगाना चाहते हैं, दूरी वगैरह का, किसी एक पॉइंट से हम उसको अपने घर से, जैसे हम कहें मेरे घर से बाजार 200 मीटर दूर है, तो मतलब घर रेफरेंस पॉइंट हुआ, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत इसलिए पड़ती है, ये हमें अपने आप को, चीज़ों को हम अपने आसानी से समझ सकें, डिस्क्राइब कर सकें, बता सकें, इसलिए ज़रूरत पड़ती है। और जो रेफरेंस पॉइंट है उसको ओरिजिन भी कहते हैं, ठीक है। अब और आगे चलते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पर, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। मोशन कई तरह का हो सकता है, लेकिन यहाँ जो हम चैप्टर में पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में मौजूद है, वो है कि स्ट्रेट लाइन पे मोशन कैसे होता है। स्ट्रेट लाइन मोशन या लीनियर मोशन भी कहते हैं। यहाँ पर एक आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, उसके ज़रिए हम समझ सकते हैं। किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशंस को इन्होंने ABCD के ज़रिए दिखाया। आप देख सकते हैं ये लाइन बनी हुई है, कोई ऑब्जेक्ट O पर था, उसको आप ओरिजिन कह सकते हैं। उसके बाद वो पॉइंट A पे पहुंचा जो कि 60 किलोमीटर दूर है। अब 60 किलोमीटर दूर है तो A से B पे पहुंचा, तो A से B आया जो कि O से दूरी से, यानी 25 किलोमीटर बैक आ गया। देन आफ्टर 10 किलोमीटर और बैक आ गया, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि फाइनल पोजीशन उसकी O से C की जो है वो 25 किलोमीटर दूर है। अब इसमें दो चीज़ें पैदा होती हैं। हालांकि उसने, कोई ऑब्जेक्ट O से शुरू करता है चलना, A तक गया, जाहिर सी बात है 60 किलोमीटर चला, वहाँ से कितना वापस आया, 25 किलोमीटर बैक आया, पोजीशन बी पे पहुंच गया। अब 60 और 25, 85 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका है। देन आफ्टर 10 किलोमीटर वो और पीछे आ रहा है, तो दैट मीन्स कि उसने कितना हो गया ओवरऑल, 95 किलोमीटर चल चुका है वो। लेकिन उसका, ये हम बोलेंगे कि उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय हिम बाय द ऑब्जेक्ट इज 85 किलोमीटर, बट डिस्प्लेसमेंट अपनी जगह से वो अभी किस जगह पे मौजूद है, जहां से उसने शुरू किया था वहां से फाइनल पोजीशन पे जो पहुंचा है, ये डिस्प्लेसमेंट है, और वो सिर्फ 25 किलोमीटर का है। तो अब आप दोनों चीजों में फर्क कर सकते हैं कि जब एक स्पेसिफाइड, यानी कोई चीज जहां पर थी वहां से अब कहां पर है, ये दूरी डायरेक्टली नापी जा सकती है। वो कहां से चल के आई है वो जब नापेंगे तो हम उसको डिस्टेंस बोलेंगे। और किसी पोजीशन पे, शुरुआती पोजीशन से आखिर की पोजीशन पे जहां पे वो मौजूद है, वहां तक पहुंचने के लिए, वहां तक जो सामने वो दिख रही है दूरी, इसको सीधे नाप सकते हैं। और इस केस में वो 25 किलोमीटर दिखाई दे रही है। इसको डिस्प्लेसमेंट, हिंदी में विस्थापन, और डिस्टेंस को हिंदी में दूरी कहते हैं। दूरी और विस्थापन डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं। अब इसी के साथ दो चीजें आपको कंफर्म हो गई, डिस्टेंस या दूरी क्या चीज होती है। दूसरी चीज, आपको ये पता चल गया कि डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन क्या होता है। तो इन दोनों में, इन दोनों को तय करने में टाइम तो लगेगा ही, बगैर टाइम लगे आप दूरी भी नहीं तय कर सकते और विस्थापित भी
नहीं हो सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी नहीं हो सकता। हाँ, एक बात हो सकती है कि आपने जहां से शुरू किया था चलना, अगर ये ऑब्जेक्ट ओ पर फिर वापस पहुंच जाएगा तो इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, जबकि उसने बहुत दूरी तय करी और बहुत टाइम भी लगाया। तो अब दो चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं कि दूरी तय करने में टाइम लगता है और दूरी तय करने में जो टाइम लग रहा है, अगर उन दोनों को डिवाइड कर दें तो हमें स्पीड यानी चाल मिल जाती है। स्पीड हिंदी में कहेंगे चाल। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप इससे भी समझ सकते हैं, इससे भी मदद ले सकते हैं। चाल क्या चीज है? किसी पर जैसे कोई चीज किसी एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम में कितनी दूरी तय कर सकती है, वो उसकी चाल कहलाएगी। अब अगर विस्थापन के मामले में देखें, ये एक अलग फिनोमेना है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसको बोलेंगे विस्थापन को वेलोसिटी। वेलोसिटी, ठीक है। अब वेलोसिटी और ये दूरी दोनों ही तकरीबन एक जैसी चीज है, बस वेलोसिटी में दिशा होना जरूरी है, डायरेक्शन होना जरूरी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में भी डायरेक्शन होना जरूरी है। इस केस में जो सामने केस आपको दिख रहा है, हम बताएंगे ओ से सीधे हाथ पर वो 25 किलोमीटर दूर विस्थापित हुआ है ऑब्जेक्ट। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। ये क्विक रिवीजन है थोड़ा आपको याद दहानी के लिए बस। मोशन दो तरह के होते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। इसी तरह मोशन दो तरह, यानी कोई भी चीज, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल दूरियां तय करती है तो हम बोलेंगे वो यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, ठीक है। यानी हर कोई चीज, मान लीजिए एक एक घंटे में 5 किलोमीटर चलती है, इसको समान गति भी कहते हैं। 5 किलोमीटर चली, फिर अगले एक घंटे में फिर से 5 किलोमीटर चली, फिर उसके बाद वाले घंटे में भी 5 किलोमीटर चली। हम कहेंगे ये एक घंटे में 5 किलोमीटर चल रही है, दैट मीन्स कि हर घंटे में 5 किलोमीटर चल सकती है। इसको यूनिफॉर्म मोशन इंग्लिश में, हिंदी में समान गति। दूसरा उदाहरण लीजिए, दूसरा एग्जाम्पल, अगर कोई चीज चलना शुरू करती है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, एक घंटे में 3 किलोमीटर चली, उसके दूसरे वाले घंटे में 4 किलोमीटर, फिर तीसरे घंटे में 2 ही चली, तो अलग अलग दूरियां अलग अलग घंटे में तय कर रहे हैं, अलग अलग टाइम में तय कर रहे हैं। इसको इक्वलेंट और टाइम, जबकि आपका 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा ये बराबर चल रहा है। अब ये कहेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई चीज या कोई इंसान, कोई पिंड, पिंड हिंदी में बोलेंगे, ऑब्जेक्ट इंग्लिश में, तो अब अगर अलग अलग दूरियां तय कर रहा है अलग अलग इंटरवल ऑफ टाइम में, तो फिर ये असमान गति या नॉन यूनिफॉर्म मोशन की पहचान है, ठीक है। आगे चलते हैं अब रेट ऑफ मोशन। अब एक चीज आपको अहम है, इसी तरह डिस्प्लेसमेंट्स में भी होगा, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, उसमें भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। अब इसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? कोई आदमी उत्तर में चलना शुरू करता है फॉर एग्जाम्पल, तो वो पहले एक घंटे में 2 किलोमीटर गया, फिर उत्तर में ही अगले एक घंटे में 1 किलोमीटर गया, तो ये वेलोसिटी क्रिएट हो रही है यहाँ पर दिशा के साथ। तो फिर आप कहेंगे ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी हर एक घंटे में बराबर दूरी, हर यूनिट टाइम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल दूरियां एक ही डायरेक्शन में तय करेंगे, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगी। अब रेट ऑफ मोशन क्या है, ये मैं थोड़ा तेज रफ्तार इसलिए बता रहा हूँ, आपने पहले से इसको सीख रखा है, मैं आगे जाऊंगा, ठीक है। अब रेट ऑफ मोशन, रेट का क्या मतलब है? पर, प्रति, प्रति घंटा, प्रति मिनट, प्रति सेकंड। एसआई यूनिट में, एसआई मात्रक जो चाल का है वो मीटर प्रति सेकंड। अब आगे चलते हैं, ये देखिए यहाँ पर मौजूद है, चीजें यहाँ पर मौजूद है। एवरेज स्पीड, अगर किसी असमान गति से चलते हुए किसी ने अलग अलग टाइम में अलग अलग दूरियां तय की हैं, तो आपको सही अंदाजा लगाने के लिए एवरेज स्पीड निकालनी होगी, एवरेज चाल निकालनी होगी, औसत चाल। औसत चाल का फॉर्मूला आप बना सकते हैं, कुल दूरी, कुल तय की गई दूरी और कुल लिया गया टाइम, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, औसत चाल आ जाएगी। हमें इसमें टर्मिनोलॉजी समझ लेनी चाहिए, हमें फिजिक्स में दो अलग अलग फिनोमेना की बात नहीं करते हैं, इसीलिए वी कहा गया है स्पीड को, और स्पीड यानी चाल को, एस कहा गया है दूरी जो तय की गई वो, और टी मतलब टाइम, v इक्वल्स टू एस अपॉन टी। आप ये फॉर्मूला याद रखें, ये वेलोसिटी में भी काम आएगा और स्पीड में भी काम आएगा, ठीक है। नीचे एक एग्जाम्पल दिया हुआ, उसने अलग अलग दूरियां तय की थी अलग अलग टाइम में,
तो उसने टोटल टाइम से आपने डिवाइड कराया, जिसको टोटल दूरी को। स्पीड विद डायरेक्शन, जब डायरेक्शन के साथ स्पीड होगी, स्पीड डायरेक्शन के साथ चले, किसी एक पर्टिकुलर दिशा में चले, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव ज़्यादा है ये, कि एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी यानी अलग अलग दूरियां अलग अलग टाइम में तय कर रहा था, लेकिन दिशा उसकी बदली नहीं थी, तो एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। इसका बहुत आसान तरीका है, यू कहते हैं शुरुआती वेलोसिटी, शुरुआती विस्थापन, और आखिर विस्थापन, आखिरी यानी अंतिम विस्थापन, उसको v से डिनोट करते हैं, लिखते हैं, और उन दोनों का डिवाइड करते हैं 2 से, तो ये एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी, यानी औसत विस्थापन। ठीक, और आगे चलते हैं, हम लोगों ने इससे आगे भी तैयार कर रखा है। अब आइए, हमें यहाँ पर फर्क निकालना है, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? स्पीड की कैरेक्टरिस्टिक आप लिख सकते हैं, आपको आंसर खुद से देने, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। तो आपको पता करना है चाल और विस्थापन में क्या फर्क है, ठीक है, चाल और विस्थापन, या विस्थापन की दर और स्पीड और वेलोसिटी में फर्क। तो स्पीड, it doesn't belong to any particular direction, velocity belongs to particular direction. That means whenever we write about velocity, there should be a direction in which the movement has taken place. या आप सिंपल वर्ड्स में कहें कि आपको जब भी कोई स्पीड और वेलोसिटी के बारे में लिखना है, तो स्पीड दिशा के साथ संबद्ध नहीं है, या अदिश राशि है, और वेलोसिटी सदिश राशि है या वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर सदिश, और अदिश स्केलर क्वांटिटी है। एक तो ये फर्क है, दोनों में ही समय की जरूरत पड़ेगी, तभी हम उसका दर निकाल पाएंगे, ठीक है। अब ये तो आप दोनों फर्क क्या कर सकते हैं, स्पीड यानी चाल अदिश राशि है, और वेलोसिटी सदिश राशि है या वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगला सवाल है, अंडर व्हाट कंडीशंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। ये सवाल पूछा गया, अच्छे से सवाल को समझ लीजिए, और सवाल को समझना इसलिए जरूरी कि इससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। किन हालातों में एवरेज वेलोसिटी और इक्वल होगी एवरेज स्पीड के? हम लिखेंगे, इसका जवाब है जब दूरी किसी खास दिशा में तय की जाएगी, किसी एक दिशा में तय की जाए, तो उस कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों बराबर होगी, एक दिशा में ही यदि मोशन हो तो। व्हाट डज द, तीसरा है, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर? ओडोमीटर एवरेज वेलोसिटी आपकी मेजर करता है, नापता है। व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन? अगर यूनिफॉर्म मोशन में समान गति से कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, कोई पिंड चल रहा है, तो उसका पाथ क्या होगा? उसका पाथ सीधा होगा, ठीक है, उसका रास्ता सीधा होगा। एक एक्सपेरिमेंट के जरिए ये पाया गया कि सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट, 5 मिनट में कहीं स्पेस स्टेशन से, स्पेसशिप आसमान में चल रहा था, वहां से कोई सिग्नल 5 मिनट में जमीन पर बने स्टेशन पे मिलता है। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड? अब यह आपको पता करना कि दूरी स्पेसशिप की ग्राउंड से क्या है, तो सिग्नल ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ, और ये जो सिग्नल है वो किस स्पीड से चलता है? लाइट की स्पीड से, जो कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। आप इसको आराम से पता कर सकते हैं, डिस्टेंस यानी दूरी बराबर, यानी s इक्वल्स टू v इंटू टी। यहाँ पर s का मतलब दूरी पता करनी है हमें। स्पीड है 3 × 10⁸
व्हाटएवर, ये ठीक से नहीं लिख पाया है। और इसको भी गुणा करेंगे 5 मिनट, तो अब इसमें मीटर प्रति सेकंड में है, तो 5 मिनट को 60 से और गुणा करेंगे तब ये सेकंड में बन जाएगा। आप टोटल मल्टीप्लाई कर लें तो 3 5 15, 15 15 6 90 और 900 हो गया। ये पूरा सा जवाब है 900 गुणे 10 की घात 8। तो 900 को आप पॉइंट लगा लीजिए यहाँ पे, तो 9 आ जाएगा। 9 गुणे ये जो 100 है 10 की घात 2 उसमें बढ़ा देगा, 10 की घात 10। 9 गुणे 10 की घात 10 किलोमीटर या मीटर में है, ये इतनी दूरी मौजूद है। 9 गुणे 10 की घात 10 मीटर दूर वो मौजूद है। ठीक है, मैं इसको क्लियर कर देता हूं। ठीक, आपने जरा सा वेट करें, इसको सेट हो जाने दें। यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी देखिए मौजूद है आगे। तो हमें अब जो करना है काम, चैप्टर काफ़ी बड़ा है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये सब अब आपके आगे का कोर्स है, हम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे अभी फ़िलहाल।